Assalamu alaikum and welcome back to our TSP course. This is the first part of our lecture number 4 and we will be discussing Fourier analysis here. Actually, we will be discussing Fourier series, Fourier transform and then discrete Fourier transforms. But we will start with Fourier series and in this part we will cover till Fourier transform. But first, let's see what we did in the last class, what we concluded. So our conclusion number one was that periodic signals have discrete spectra, while aperiodic signals have continuous spectra. Periodic signal चाहे continuous हो या discrete हो, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट होता है, जबकि अपीरियोडिक सिग्नल चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो, उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और इन दोनों चीजों से मिलकर जो हमारे कंक्लूजन हमने निकाला था या इन्फरेंस हमने निकाला था वो ये है कि पीरियोडिसिटी इन टाइम डोमेन इंट्रोड्यूसेस डिस्क्रीटनेस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी अगर टाइम डोमेन के अंदर पीरियोडिसिटी है तो डेफिनेटली डिस्क्रीटनेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो जो अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो सिंपल ये है कि व्हाट इफ द टाइम डोमेन इज डिस्क्रीट। अगर हमारा टाइम डोमेन डिस्क्रीट हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जनाब आइंस्टाइन साहब क्या कहते हैं? आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि इसका आंसर डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में मौजूद है। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, कुछ याद है आपको? तो जनाब डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या है? So if we have xt and x omega as a Fourier transform pair, then xt and 2 pi x minus omega also constitute a Fourier transform pair. So ये तो mathematical और अजीब सी definition हो गई। So let's make it simple. If you remember that the Fourier transform of impulse is a constant, that is अगर आपके पास टाइम डोमेन में एक इम्पल्स है, एक सिग्नल है इम्पल्स की शक्ल का, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक कांस्टेंट वैल्यू होगी 1। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास एक आपके पास एक इम्पल्स है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यहां आप देख सकते हैं दिस इज योर इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, del omega, location definitely is 0 and its magnitude is 2 pi, so its inverse Fourier transform is 1। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि if we have functions of same shapes or same functions in time domain or frequency domain, then their Fourier transforms or inverse Fourier transforms are also same। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, मेरे पास एक इम्पल्स थी टाइम डोमेन में, उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया, 1, एक कांस्टेंट आया। ठीक है, और ये हमने थोड़ी देर पहले देखा भी है, नहीं थोड़ी देर पहले नहीं देखा, हम थोड़ी देर में इसको देखने भी जाएंगे, बट हमें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम ये काम कर चुके हैं। तो मेरे पास अगर इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 है, तो अगर मेरे पास एक इम्पल्स होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी 1 होगा, सिर्फ एक डिफरेंस है, 2 पाई का एक स्केलिंग फैक्टर मौजूद है। उसी तरह if we remember in the signal systems that that statement was used quite repeatedly, that convolution in time domain is equivalent to a multiplication in frequency domain। ठीक है, यानी कि अगर हम दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनका जो अफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में पड़ता है वो ये है कि उन दोनों के स्पेक्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
तो ये तो कन्वोल्यूशन थ्योरम थी या कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी थी। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या बताती है? डुअलिटी प्रॉपर्टी ये बताती है कि इन दैट केस if we are performing convolution in frequency domain, then its equivalent will be multiplication of signals in time domain। यानी अगर हम दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करें टाइम डोमेन्स में तो उनके सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनके स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर हम दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें टाइम डोमेन में तो उनके स्पेक्ट्रा कन्वॉल्व हो जाएंगे। Okay, now combine two facts that we have learned so far. Number one, periodicity in time domain introduces discreteness in frequency domain। दूसरे लफ्जों में हमारा अगर सिग्नल पीरियोडिक होता है तो उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। ठीक है। दूसरी चीज डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कि अगर टाइम डोमेन में एक ऑपरेशन किया जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है, जैसे कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फिर डुअलिटी क्या बताती है कि मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विल बी इक्विवेलेंट टू कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। तो अब अगर पीरियोडिसिटी टाइम डोमेन में है और वो डिस्क्रीटनेस इंट्रोड्यूस कर रही है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो डुअलिटी के मुताबिक हम ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर हमारा सिग्नल डिस्क्रीट है यानी टाइम डोमेन में डिस्क्रीटनेस है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिसिटी आएगी। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल इज periodic। Now we don't have seen the equation of discrete time Fourier transform। मीन्स डिटेल में तो हमने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, बट अभी तक जो हमने कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए ही हमें एक बात नजर आना शुरू हो गई है, और वो क्या है कि इफ द सिग्नल इज डिस्क्रीट इट्स स्पेक्ट्रम विल बी पीरियोडिक। सो आगे बढ़ने से पहले और डिटेल में फोरियर एनालिसिस करने से पहले हम जो है वो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर एनालिसिस को एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएंगे। So we know that Fourier analysis in continuous time is of two types. One is Fourier series and other is Fourier transform. And what is the difference? The Fourier series is for periodic signals and it results in what do you say, a discrete spectrum, and the Fourier transform is for aperiodic signals. Primarily it is for aperiodic signals. अब अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें तो फोरियर सीरीज की जो एनालिसिस इक्वेशंस हैं वो दो हैं, सी नॉट एंड सी के। सी नॉट इज also called the average value or the DC component। Zero means zero frequency, that is DC, and if you see 1 over T naught integral xt over one time period, we can see that this is the average value of one cycle of a periodic signal। जब हम बात करते हैं CK की, which are also called AC coefficients, then what we can see here, xt is the same, T naught is same, 1 over T naught is same. This is the basis function E minus j k omega naught T। We can see that omega here is discrete, it is k omega naught, that is जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, आपका जो ओमेगा है वो उसकी सिर्फ मल्टीपल इंस्टेंसेस ही लेगा, मल्टीपल वैल्यूज ही लेगा। फॉर एग्जांपल ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, और माइनस ओमेगा नॉट, माइनस 2 ओमेगा नॉट, माइनस 3 ओमेगा नॉट, एंड सो ऑन।
let's start with rectangular pulse train. रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन क्या होती है? एक पल्स है रेक्टेंगुलर शेप की, और क्योंकि बार बार चली आ रही है और इनफाइनाइट टाइम्स तक अपने आप को रिपीट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेन. सो द रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन वी हैव सीन हियर इज, आप देख सकते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड है वो है a, ओके, और इसकी विड्थ है W. हमने जेनरिक वैल्यूज ली हैं, जनरल वैल्यूज ली हैं, और उसी के हिसाब से इसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट की है. सो फर्स्ट वी सी द एवरेज वैल्यू और डीसी कोफिशिएंट. ठीक है जी. क्योंकि माइनस टी नॉट से यहां तक और फिर एंड ऑफ द पल्स से टी नॉट बाई टू तक ये जीरो है, तो हमने जो इंटेग्रल की लिमिट्स ली हैं वो माइनस डब्ल्यू बाई टू से डब्ल्यू बाई टू तक ली हैं. बिकॉज ये क्या थी, टोटल विड्थ डब्ल्यू थी, तो डेफिनेटली जीरो से एक तरफ माइनस डब्ल्यू है, दूसरी तरफ प्लस माइनस डब्ल्यू बाई टू है, और दूसरी तरफ डब्ल्यू बाई टू है. So rest is simple. The value of the DC coefficient is AW over T naught, where W is the width. Remember, it's W, it's not omega. ठीक है. कभी कभी ये फोरियर में काफी प्रॉब्लम होने लगता है जब हम इम्पल्स ट्रेन, सॉरी, रेक्टेंगुलर पल्सेस की बात कर रहे होते हैं. देन CK, अगेन फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रखी हैं, कोई खास काम नहीं किया, जो पुरानी इंटीग्रेशन आप पढ़ते आए हैं वही हैं. अगेन लिमिट्स माइनस W2 से माइनस डब्ल्यू बाई टू से W बाई टू तक हैं. एंड आफ्टर दैट वी कम हियर, और यहां पहुंचने के बाद अगर हम इस एरिया को देखें विद इन brackets, this is the formula for sine function. So we replace it with sine k pi w over t naught. जबकि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, this is a over k pi. So we can see that the spectrum will be of a shape of sine wave, but the magnitude of sine wave will constantly be reducing or decreasing. Why? Because k is increasing, and जैसे जैसे k बढ़ेगा a upon k pi की वैल्यू कम होती जाएगी. C1, C2 and likewise C3, C4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं using a pi. k की जगह आपने 1 पुट किया, a pi over sin pi w over t naught. C2 k की जगह आपने 2 पुट किया, a upon 2 pi sin 2 pi w over 2 naught, and so on. Here we have used MATLAB for plotting the spectrum of a rectangular pulse train. You can see that it is like a sine wave whose value, whose envelope or whose magnitude is reducing as it is moving away from zero. See? Okay, so this is the spectrum of a rectangular pulse train. Definitely हम general values पर इसको plot नहीं कर सकते थे. So this was plotted at A is equal to 1, T naught is equal to 2, sorry, T naught is equal to 10 and W is equal to 2. Okay, the next signal we are discussing here is the impulse train. Definitely we cannot discuss a variety of signals. We will just concentrate on some important signals that we face very frequently in the DSP course and other places. So impulse train में क्या है, आपके पास एक impulse है जिसका वेट 1 है, और वो इम्पल्स हर टी नॉट सेकेंड्स के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है. अब आपको सी नॉट और सी के निकालना है, तो हमें एक टाइम पीरियड के अंदर इस सिग्नल को इंटीग्रेट करना है. एंड इफ यू सी
अगर हम 0 से टी नॉट तक इंटीग्रेट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, समझ में नहीं आता, इसको इंक्लूड करें तो इसको ना करें, इसको करें तो इसको ना करें, या दोनों को ना करें, या सॉरी दोनों को करें। सो आसान तरीका ये होता है, ये याद रखें कि इफ यू हैव an even symmetric signal or even if odd symmetric signal, best way is कि आप minus t naught by 2 से t naught by 2 तक इंटीग्रेट करें। सिमेट्रिसिटी है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देता है, सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। तो अगर आप यहां भी देखें माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू तक सिर्फ एक बार इंपल्स आई है। ओके, सो सी नॉट वन ओवर टी नॉट एक्स टी डी टी, ये तो हमारा फॉर्मूला है, हमने इनको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के लिए माइनस टी नॉट बाई टू से टी नॉट बाई टू तक की लिमिट्स लगाई। Now we know that integral of an impulse results in 1. Area under the curve of an impulse is always 1. So this whole thing is replaced with 1 and our DC value is 1 over T naught. Likewise for AC coefficient, what we have to do here, xt के साथ हमें e minus j k omega naught t multiply कर देना है। So हमने xt को लिया del t, that is the impulse, and multiplied this function with e minus j k omega naught t. Now again a property of impulse has been used, and what is that property? अगर आप एक इम्पल्स को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन हर जगह से खत्म हो जाएगा, सिर्फ इम्पल्स की जगह पर बाकी रह जाएगा। अब हमें पता है कि डेल टी का मतलब है इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये फंक्शन भी सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पर बाकी रह जाएगा, दैट इज इट विल बिकम e की पावर 0, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी दिस whole thing will become 1. So 1 over t naught will be multiplied with 1 and the result is 1 over t naught. So what we can see, हम ये देख सकते हैं कि सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो 1 over t naught ही होगी, चाहे वो c0 हो, c1 हो, c-1 हो, c-2 हो, दोनों तरफ हमें कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही होंगी। रिजल्ट इज क्वाइट सिमिलर टू, और ये बात थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करते हैं। देन द फेमस कोसाइन एंड साइन वेव्स, बट हियर यू हैव टू remember one very important thing. What you are actually doing when you are performing Fourier series, when you are calculating or obtaining Fourier series of a signal, जो C नॉट, C1, C2, C-1, C-2, C-3, ये जो कोफिशिएंट्स आप निकाल रहे होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। हर कोफिशिएंट एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट होता है। मींस व्हेन वी आर सेइंग C नॉट, इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है e की, सॉरी नॉट सी नॉट, सी नॉट तो डीसी हो जाता है, C1, तो एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है e पावर j ओमेगा 1t, उसका कोफिशिएंट है C1। एक अगर मैं कहता हूं C2, तो एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है e j ओमेगा 2t, उसका कोफिशिएंट है C2। तो बेसिकली आप फोरियर सीरीज में अपने पीरियोडिक सिग्नल को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में ब्रेक कर रहे होते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से इंटेग्रल मल्टीपल होती हैं, यानी ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। लेकिन जब आप कोसाइन वेव की बात करें तो कोसाइन वेव खुद एक डायरेक्टली दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के अंदर रिप्रेजेंट की जा सकती है यूजिंग आयलर्स थ्योरम। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम इस पर फोरियर सीरीज अप्लाई करें। व्हाट यू कैन सी हियर,
we can directly write cos omega naught t is equal to e j omega naught t plus e minus j omega naught t upon 2. यानी हमारे पास दो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक 1/2 किस फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट पर, and the second one is also 1/2 but at the frequency minus omega naught. So it is nothing but 1/2 is nothing but the value of c naught, no, sorry, not c naught, c1, and this is nothing but the value of c minus 1. So cos wave only have two coefficients. One is c1 with the magnitude 1/2 and other is c minus 1 which has a magnitude 1/2. Likewise, if we talk about the sine wave, we can see here the formula for Euler's theorem is e j omega naught t minus e minus j omega naught t over 2j. So if we solve these further, इस लाइन की जरूरत नहीं थी. This is enough. We have one frequency at omega naught. We have another frequency at minus omega naught. जब हम फोरियर सीरीज निकाल रहे होते हैं तो हमने ये इम्प्लिसिट किया हुआ होता है कि जी यही फ्रीक्वेंसीज होंगी, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट. सो आफ्टर दैट व्हाट वी कैन सी, the magnitude here is also 1/2, the magnitude here is also 1/2. The difference from sine and cosine is that we are having a phase angle of pi by 2 radians, that is 90 degree here, and we are having a phase angle of minus pi by 2, that is minus 90 degrees here. So remember, this is very important when we are talking about cosine and sine waves. We do not need to apply Fourier transform. We can directly get the Fourier coefficients from Euler's theorem. In fact, Euler's theorem भी निकालने की क्या जरूरत है? We know that these are the basic units or the fundamental units of Fourier series. Everything you are applying in Fourier series is to obtain the coefficients of such complex exponentials. So let's move to Fourier transform. We know that Fourier series was for periodic signal and Fourier transform is for aperiodic signal. This is the general analysis equation of Fourier transform. We are integrating the signal from minus infinity to plus infinity, and the basis function here is e minus j omega t. Omega here is continuous, so we are going to have a continuous spectrum. Okay, now we are going to obtain the Fourier transform of some common signals. We will start with a rectangular pulse. Now this is a rectangular pulse. Its magnitude is A and its width is W. It is spread evenly on the positive and negative side of the time axis. So W by 2 is the distance from 0 here, and W by 2 is the distance from 0 to this point. So total width is W. Now formula is simple, xt e minus j omega t dt. We integrate with the limits minus w2 by w2, and in place of xt we write the magnitude of the signals a. Rest is simple and we are going to get 2a over omega sine omega w over 2. Omega is the frequency, the continuous variable, and w is the width of the impulse. No, not impulse, the pulse. This is again a sine wave whose magnitude is reducing as we are going higher with the frequency. Okay, this is the exponential signal, and remember that it's not the complete exponential from minus infinity to plus infinity. It is only starting from t is equal to 0. So it is e minus t ut.
So we have to obtain the Fourier transform of this signal. The formula is xt e minus j omega t dt. So in place of xt, we introduce this function, that is e minus t, and for ut, we apply the limits from 0 to infinity. So rest is simple mathematics. We can move here. X omega is equal to 1 upon 1 plus j omega. So this is the first time we are getting some complex number in the examples we have done today. So we have a magnitude and a phase angle, that is the magnitude spectrum and the phase spectrum. So the magnitude here is 1 over 1 plus omega square, which is simply x square plus omega square, y square whole root, and the phase angle is माइनस टेन इनवर्स y ओवर एक्स, सो ओमेगा ओवर वन माइनस इसलिए है कि ये जो चीज है वन प्लस ओमेगा ये आपके डेनोमिनेटर के अंदर है. अगर ये न्यूमरेटर के अंदर होता है तो ये माइनस का साइन नहीं आता. सो व्हाट वी हैव, इट इज माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, and this is the magnitude spectrum for exponential signal e minus t ut. Next is the unit impulse del t, and again we will be using the property of unit impulse, that if it is multiplied with a function and integrated over time, then the result is only the value of the function at what do you say, the location where impulse exists. So we have minus j omega 0, that is e power 0, so it is 1. इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या इम्पल्स का स्पेक्ट्रम है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिसका बैंडविड्थ इंफिनिटी है.